बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का ये वीडियो आर्मी जीडी के सेट नंबर 5 को लेकर के आया हूँ मैं। तो बिना ज़्यादा टाइम बर्बाद किए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक जो गेम्स हैं वो कहाँ खेले जाएंगे, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो 2022 के शीतकालीन ओलंपिक गेम्स, सबसे पहले समझ लीजिए शीतकालीन ओलंपिक गेम्स होते क्या हैं। तो शीतकालीन ओलंपिक गेम्स का मतलब है ऐसे गेम्स जो बर्फ़ पर खेले जाते हैं और ये साल लगभग 4 साल में एक बार आते हैं। इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 4 साल में एक बार का है। समय अंतराल 4 वर्ष का होता है, 4 साल में एक बार खेले जाते हैं। इनकी शुरुआत जो हुई थी वो 1924 से हुई थी, फ्रांस से। 1924 में फ्रांस से शुरुआत हुई थी। और आपसे जो प्रश्नों में पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछा जाएगा 2018 में ये गेम कहाँ खेला गया था। 2018 में शीतकालीन ओलंपिक गेम जो है वो पेंगचांग शहर साउथ कोरिया में खेला गया था। 2022 का अभी जो वर्तमान प्रश्न पूछा गया आपसे वो 2022 के बारे में पूछा गया है। तो 2022 में ये गेम जो है वो बीजिंग चाइना में खेला जाएगा। और 2026 में मियाद या कोर्टिया इटली में खेला जाएगा। ये प्रस्तावित है पहले से। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, बीजिंग। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया है? तो ऑप्शन ए गलत है, मोहम्मद गोरी गलत है, मलिक काफूर गलत है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चोल साम्राज्य के अंत के बारे में इतिहास में कुछ स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि चोल साम्राज्य जो है वो दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। लगभग 1022 ईस्वी के आसपास इनका प्रभुत्व चरम पर था। दक्षिण भारत में सबसे मजबूती से उभर के आए थे। उस समय इनके पास अपनी नौसेना भी थी और उस नौसेना के बल पर इन्होंने दक्षिण एशियाई जो देश हैं, सुमात्रा, बाली, इंडोनेशिया आदि के क्षेत्रों पर भी कब्जा किया था। और उत्तरी जो आपका श्रीलंका है वो भी इन्हीं के क्षेत्र में आता था। इनकी राजधानी उस समय, चोल साम्राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी वो तंजौर थी। तंजौर, इसीलिए तंजौर में जो बृहदीश्वर मंदिर बनाया गया है वो तंजौर में बनाया गया है और चोल राजाओं के द्वारा उसको निर्मित किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की थी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में। 2022 का एशियन खेल कहाँ खेला जाएगा? तो समझ लीजिए एशियन खेल की जो शुरुआत हुई थी वो 1951 में हुई थी नई दिल्ली से। तो 1951 में नई दिल्ली में खेला गया था। 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में खेला गया था और 2022 में होंगजाऊ शहर चीन में खेला जाएगा। तो फिलहाल के लिए आंसर जो है वो होंगजो चाइना हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा जीव सबसे प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। लाइका नाम की एक कुतिया थी जिसको अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा गया था, इसका नाम था लाइका। मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो मणिका बत्रा जो हैं वो टेबल टेनिस के खेल से संबंधित हैं। इसका आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस, यानी ऑप्शन नंबर बी। और ये भारत के लिए ओलंपिक गेम्स में पदक भी लेकर के आए हैं। भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि हवा में उड़ने वाला ऐसा वाहन जिसमें आदमी ना बैठता हो, मानव ना बैठता हो, मानव रहित उड़ने वाला विमान, यानी एक तरीके से ड्रोन कह सकते हो। तो जो भारत में सबसे पहले यूएवी बनाया गया था उसका नाम निशांत था। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया? तो मैंने फ़ोटो भी मेंशन किया हुआ है। ये फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना है और ये बनवाया था अकबर ने।
विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हम सभी जानते हैं विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, उसकी वजह क्या है? तो 28 फरवरी 1930 को, यहाँ पे डेट लिखी हुई है, भारत के एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था प्रोफेसर सीवी रमन। इन्होंने एक बहुत बड़ी खोज की थी और वो खोज जो है वो फिजिक्स में आज भी रमन प्रभाव के नाम से जानी जाती है। तो 1930 में उनको इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। अब आगे ये हैं सीवी रमन, जो भारत में सबसे बड़े फिजिक्स के वैज्ञानिक के तौर पे जाने जाते हैं। इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, ये मैंने डेट मेंशन की हुई है, और भारत रत्न मिला हुआ है 1954 में। तो ये दोनों बातें आप बहुत ध्यान रखेंगे कि सीवी रमन को भारत रत्न कब मिला और नोबेल प्राइज़ कब मिला। तो नोबेल प्राइज़ पहले मिला था, वो मिला था 1930 में, और भारत रत्न बाद में मिला है 1954 में। नोबेल प्राइज़ किस क्षेत्र में मिला हुआ है? तो नोबेल प्राइज़ जो है वो फिजिक्स के क्षेत्र में मिला हुआ है। और फिजिक्स में भी किस चीज़ की खोज के लिए मिला हुआ है? तो फिजिक्स में रमन प्रभाव, जो कि प्रकाश से संबंधित है, के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हॉटलाइन क्या है? तो हॉटलाइन एक दूरसंचार कड़ी है जिसके द्वारा किसी भी देश के जो बड़े अधिकारी हैं या राष्ट्राध्यक्ष हैं या बड़े नेता हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। ये कम्युनिकेशन का एक तरीका है। बुल फाइटिंग किस देश का? फिलहाल इसके लिए आंसर हो जाएगा एक दूरसंचार कड़ी। बुल फाइटिंग स्पेन का एक खेल है। निम्नों से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के रूप में ईद उल मिलाद मनाया जाता है। और वहीं मुहर्रम जो त्यौहार है वो आपका 72 हुसैन साहब और उनके 72 साथियों की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। ईद उल जुहा जो है वो एक तरीके से जो पैगंबर मोहम्मद साहब और उनकी बेटी इस्माइल की जो उन्होंने कुर्बानी देने की अपने भगवान को खुश करने की कोशिश की थी, उस के उपलक्ष्य में ईद उल जुहा मनाया जाता है। और जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू खेल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू खेल सेम वैसा ही है जैसा कि स्पेन का बुल फाइटिंग गेम है। इसमें होता क्या है कि ये जो जल्लीकट्टू खेल है ये तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार, एक कृषि से संबंधित त्यौहार है, फसल चक्र से संबंधित त्यौहार है। तो उसी को लेकर के एक मेला आयोजित किया जाता है और उस मेले में प्रतिभागी भाग लेते हैं, जो कि एक गुस्साए हुए बैल को, जिसको पहले गुस्सा दिलाया जाता है, फिर उसको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। और इस बीच में कई बार जानवर यानी कि बैल को भी हताहत होना पड़ता है, और जो वहाँ के प्रतिभागी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको तो हताहत होना ही पड़ता है। तो इसीलिए बाद में पैटा एक संस्था है, जो इंटरनेशनल संस्था है, जो जानवरों के अधिकारों को लेकर के लड़ाई लड़ती है। तो पैटा के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की गई और उस अपील के बदले में सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इस खेल पर पाबंदी लगा दी। यानी कि जो जल्लीकट्टू खेल है वो भारत में प्रतिबंधित हो गया है, तमिलनाडु राज्य में प्रतिबंधित हो गया है। एसआई पद्धति में बिजली की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में बिजली की इकाई एम्पियर है। दर्पण के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दर्पण के मध्य भाग को वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाता है। जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। गिरती हुई तत्वों की क्या विशेषता होती है? तो जब भी कोई चीज़ गिर रही होती है, ऊपर से नीचे आ रही होती है, तो हम सभी जानते हैं कि उस चीज़ की स्पीड में धीरे धीरे बदलाव आता है। पहले जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो थोड़ी स्पीड कम होती है, जैसे जैसे नीचे आती जाती है स्पीड बढ़ती चली जाती है। और ये जो वेग में परिवर्तन है, स्पीड में जो चेंजिंग है, वो जो चेंजिंग है वो आपकी त्वरण कहलाती है, एक्सीलरेटर कहलाती है। ये तो सब जानते हैं कि भाई बस तो गिरेगी क्यों? गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन गिरने के समय उसमें क्या चीज़ होगी? तो वो होगी एक्सीलरेटर। यानी गिरने की स्पीड शुरुआत में कुछ और थी, जैसे जैसे नीचे आई स्पीड बढ़ती चली गई, और ये जो वेग में परिवर्तन की दर है इसी को हम त्वरण कहते हैं। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। सबसे हल्की धातु का नाम बताइए। सबसे हल्की धातु का नाम लिथियम है। किसी सेल का सही ईएमएफ मापन का यंत्र? तो ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी विद्युत चुंबकीय बल।
विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबकीय बल किसी भी सेल का नापने के लिए हम ऑप्शन नंबर सी पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और वहीं गाउस मीटर का इस्तेमाल जो किया जाता है वो चुंबकीय क्षेत्र को नापने के लिए किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम गाउस मीटर या टेस्ला मीटर का इस्तेमाल करते हैं। वोल्ट मीटर जो होता है वो किसी भी परिपथ का विभवांतर बताता है। विभवांतर बताता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया जो है वो किस में होती है? तो हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। स्तनधारी जीव किससे विकसित होते हैं? सरीसृप से होते हैं। सरीसृप का मतलब होता है रेप्टाइल, यानी रेंगने वाले जीव, जैसे कि मगरमच्छ हो गया, कछुआ हो गया, सांप हो गए, ये सभी सरीसृप होते हैं। चर्म की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? यानी जो हमारी स्किन होती है, इस स्किन की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो स्किन की ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। यकृत द्वारा स्रावित किया गया बाइल कहाँ जमा होता है? तो यकृत यानी लीवर, लीवर से एक लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को तो लीवर के द्वारा एक द्रव्य पदार्थ जो है वो स्रावित किया जाता है, रिश्ता है। तो वो जो चीज़ है कहाँ इकट्ठी होती है? तो ये आपका लीवर है। इसके द्वारा जो भी द्रव्य पदार्थ निकलता है वो जा करके इकट्ठा हो जाता है गाल ब्लैडर में। ये जो चीज़ है वो गाल ब्लैडर कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाए। निम्न में से कौन किसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चावल में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। खून के परिचलन की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे, हम सभी जानते हैं। खून का जो संचरण है, परिसंचरण है, हमारी बॉडी के अंदर जो खून है वो दौड़ता है, तो इसके बारे में बताया था विलियम हार्वे ने। किसी घोल के H+ को 10 गुना कर दिया जाए तो pH मान क्या होगा? तो इस बात को समझ लीजिए कि किसी भी पदार्थ का pH मान जो होता है, अगर 7 है तो वो पदार्थ ना ही अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। अगर 7 से ऊपर pH मान बढ़ता है तो वो जो पदार्थ है वो धीरे धीरे क्षारीय होने की ओर बढ़ने लगता है। और अगर 7 से कम किसी पदार्थ का pH मान होता है तो वो पदार्थ धीरे धीरे अम्लीय होता चला जाता है। अब समझना ये होगा कि जो क्षार होते हैं उनमें OH+ आयन पाया जाता है और जो अम्ल होते हैं उनमें H+ आयन पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि किसी घोल के H+ को 10 गुना बढ़ा दिया जाए, यानी कि इसमें H+ आयन को बढ़ाने की बात हो रही है, और जब H+ आयन बढ़ेगा तो जो भी पदार्थ है वो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और अम्लीय होने के लिए पदार्थ का pH मान क्या होगा? कम होगा। तो pH मान 1 से घट जाएगा, कम हो जाएगा। निम्न में से सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा या सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपका डी ऑप्शन HF में पाई जाती है। वजह क्या है कि जो फ्लोरीन है, जो F है, वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रो एनर्जी रखता है अपने पास, इसीलिए हाइड्रोजन के साथ इसकी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाती है। पेशाब में शक्कर या ग्लूकोज का पता लगाने के लिए किस प्रतिकर्मी का उपयोग किया जाता है? तो पेशाब में शक्कर या ग्लूकोज का पता लगाने के लिए ब्रेडीज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया निम्न में से कौन सा विद्युत कुचालक है? तो विद्युत कुचालक मतलब देखो 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है कुचालक, एक होता है सुचालक और एक होता है अर्धचालक। कुचालक वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चल नहीं सकते, यानी कि विद्युत आर से पार नहीं हो सकती, जैसे कि लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, इस तरीके। सुचालक वो होते हैं जिसमें विद्युत पूरी तरीके से पार हो सकती है, जैसे कि चांदी, सोना, लोहा, सिल्वर। अर्धचालक वो होते हैं जिसमें से विद्युत जो है कुछ जा सकती है और कुछ का प्रतिरोध लग जाता है, जैसे सोडियम वगैरह हो गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें कुचालक कौन सा है? तो कुचालक जो है वो हीरा हो जाएगा आपका। हीरा जो है वो कुचालक है। ग्रेफाइट जो होता है, जो एक लीड डाली जाती है काले कलर की पेंसिल के अंदर, वो ग्रेफाइट होता है।
और ग्रेफाइट एक विद्युत सुचालक होता है, कुचालक नहीं होता है। तो ग्रेफाइट के बारे में अगर पूछा जाए तो ये विद्युत सुचालक है, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैथ से सवाल आ गया कि इनको प्लस कैसे करना है। तो सिंपल सी ट्रिक है, सबके दशमलव एक साथ रख लो, 0002.102.002। ये इसके नीचे कुछ नहीं है, 2 आ जाएगा, यहाँ 0 + 2 2 हो जाएगा, 202, ये वाला 0, और ये आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है, 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। तो जैसे मान लो ये केंद्र है और ये चारों ओर क्षेत्र में गाय चारा चरेगी, अपनी घास खाएगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रस्सी की लंबाई है वो 14 मीटर है। तो जो गाय है जिस क्षेत्र में अपनी घास चरेगी या जिस क्षेत्र में चर सकती है, वो क्षेत्र एक तरीके से वृत्त का निर्माण करता है, एक सर्किल का निर्माण करता है। तो गाय जिस क्षेत्र को चरेगी तो उसके लिए हमें क्या करना है, उस वृत्त का क्षेत्रफल पता करना है। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। यहाँ पे r यानी त्रिज्या का काम कर रहा है 14, तो 22 पाई का मान 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, 22 गुणा 2 गुणा 14, ये 44 गुणा 14, 14 चौको 56 की 6 हासिल लगी 5, 14 चौको 56, 61 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 616 स्क्वायर मीटर। 520 में कौन सी संख्या का योग करके संपूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है? तो 520, 529 23 का वर्ग होता है, और ये 520 से कितना कम है? 9। अगर इसमें 9 प्लस कर दिए जाएं तो पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है, इसलिए बी ऑप्शन। a + b + c = 0, तो a³ + b³ + c³ का मान क्या होगा? आपको डायरेक्ट याद रख लेना है, ये 3abc हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। 3x + 2y = 11, 2x + 3y = 4। पूछ रहा है कि इसमें से x और y के मान क्या होंगे। सिंपल सी ट्रिक है कि एक एक ऑप्शन उठा के आप इसमें रखते चले जाओ जो मैंने समीकरण माने हैं, या तो आप पहले में रख दो या दूसरे में रख दो। मैं पहले में रखने की शुरुआत करता हूँ। तो मान लो पहला ऑप्शन है, इसमें रखा x की जगह 5 रखना है, y की जगह 2 रखना है। तो 5 × 15 और 2 दूनी 4, 15 × 4 19 होता है ना कि 11, गलत हो गया। 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, 9 × 6 = 15 होता है ना कि 11। 7 × 21 और 5 दूनी 10, 31 हो गया ना कि 11। यहाँ रखा ये वाला ऑप्शन डी वाला, इसमें रखते हैं। तो 3 × 5 - 2 × 2, 15 - 4 = 11। ये 11 इसी पर आया है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, समझने की कोशिश करनी है। समझिए, 1 - tan phi² + 1 - cot phi²। इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो 1 + tan² phi, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है। टू tan phi + 1 + cot² phi - 2 cot phi। इसके बाद
ये 1 प्लस, ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ये एक फॉर्मूला बनाता है, अभी मैं बता देता हूँ इतना। और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी एक फॉर्मूला बनाता है। ये बनाता है सेक स्क्वायर फाई, ये वाला बनाता है आपका कॉसेक स्क्वायर फाई, और ये माइनस का 2 टेन फाई माइनस का 2 कॉट फाई। इस वाली जगह से 2 कॉमन आ जाएगा माइनस का, तो सेक स्क्वायर फाई कॉसेक स्क्वायर फाई माइनस का 2 टेन फाई प्लस कॉट फाई। ये सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर फाई हो जाएगा, और ये जो एरिया है इसको जब आप चेंज करोगे तो ये माइनस का 2 सेक फाई इंटू कॉसेक फाई हो जाएगा। अब इस वाले को पूरा ध्यान से देखो तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। तो ये सेक फाई माइनस कोसेक फाई का होल स्क्वायर बन गया। तो आंसर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, x को 6 से गुणा करते हैं 9 घटाते हैं। x को 6 से गुणा करते हैं 9 घटाते हैं, सॉरी, और x को 4 से गुणा करते हैं और 11 जोड़ देते हैं। तो 6 माइनस 4x बराबर 11 प्लस 9, तो ये आ गया 2x बराबर 20, तो x बराबर 10। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ता है। tan 65 माइनस कॉट 25, करना क्या है, इसको एक जैसा ही रहने देना tan 65 को। ये कॉट 25 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 65, हो गया 25। tan 65 ऐसा ही रहेगा, ये माइनस का tan कॉट भी बदल जाएगा tan में, और ये जो थीटा है, ये जो 65 है वो यहाँ आ जाएगा। दोनों एक जैसे हो गए तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। अगले सवाल की ओर बढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10। अच्छा सवाल है, शुरुआत करते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें जो सूत्र लगेगा, जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या है, वो है साइन ए प्लस साइन बी। क्या फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला बनता है 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटे 2। तो हमने क्या किया, ये साइन 50 है माइनस साइन 70 प्लस साइन 10, साइन 50 साइन 10 इनको एक साथ कर दिया माइनस साइन 70। इसमें फॉर्मूला फिट किया तो बन गया 2 साइन 50 प्लस 10 बटे 2 इंटू साइन, सॉरी यहाँ पे कॉस आएगा, इंटू कॉस 50 माइनस 10 बटे 2 माइनस साइन 70, 2 साइन 30 इंटू कॉस 20 माइनस साइन 70, 2 इंटू 1/2 कॉस 20 साइन 70, कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री। 70 और 20 मिला के 90 बनाता है, ये साइन है ये कॉस है, तो ये 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो डी ऑप्शन सही विकल्प चुनो। तो क्या करना है, 9 सेक स्क्वायर है
सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 कॉमन ले लिया, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ये जो है वो एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, इसका मान 1 होता है, तो 9 इंटू 1 आंसर आ जाएगा 9। इस तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि x माइनस 3 बटे 3 प्लस x माइनस 4 बटे 7 बराबर 2x माइनस 1 बटे 5। तो यहाँ पे x का मान रखना है, और जो x का मान है वो इन चार ऑप्शंस में से कोई एक है। तो एक एक ऑप्शन रख के चेक कर लेते हैं। हमने चलो 15 मान लिया, 15 यहाँ रखते हैं, तो 15 में से 3 जाएगा, बचेगा 12, 12 में 3 का भाग दिया 4 बार जाएगा, यहाँ प्लस है। 15 में से 4 जाएगा 11, 11 में 7 का भाग जाता नहीं है, ये ऑप्शन हमें लगता है गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर 18 वाले की तरफ। हमने यहाँ 18 रखा, 18 में से 3 जाएगा, 3 का भाग, 18 में से 4 घटाना है, 7 का भाग। अभी मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ 15 बटे 3 आएगा, 14 बटे 7 आएगा, ये 5 और ये 2। आंसर इसका अभी आ गया 7। अगर 18 रखने पर इधर भी 7 आ गया तो बात बन जाएगी। बराबर 7। 41 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा 18। 18 वाले पे LHS और RHS दोनों बराबर बराबर आए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 41 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं कि 2/5 क्विंटल चावल की कीमत 180 रुपये, तो 180 में 5/2 का गुणा करना है, और जो पूछा गया 4/6 का गुणा करना है सीधा सीधा। मतलब 2/5 का तो भाग करना था, तो वो उल्टा होके 5/2 बन गया। इसको अगर सॉल्व कर दिया तो हमारा काम बन जाएगा। तो 6 तिया 18, 15, तो 15 गुणा 5 गुणा 4, 15 गुणा 20, 15 दूनी 30, आंसर आ गया इसका 300। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43, एक कक्षा के कुल छात्रों में से 1/4 छात्र प्रताप हाउस, 1/4 छात्र प्रताप हाउस, 3/10 छात्र और 3/20 छात्र। ये आपको भिन्नात्मक रूप से दिया गया, तो मैंने इन तीनों को इकट्ठा कर लिया। LCM 20 आएगा, 4 का भाग तो 5, 1 कम 5, 2 2 6 और 3, 14/20 जो है वो अलग अलग करके प्रताप हाउस में, रंजीत हाउस में और शिवाजी हाउस में इतने बच्चे पढ़ते हैं। तो शेष कितने बचे? तो शेष बचेंगे 6/20। अगर मान लो कुल छात्र x हैं, तो x का 6/20 शेष छात्र, और शेष छात्र जो हैं वो क्वेश्चन के हिसाब से 18 हैं। तो x बराबर 18 गुणा 20/6, तो x बराबर 60। x बराबर 60। क्वेश्चन नंबर 44, एक 22.5 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदला तो ये 2250 हो जाएगा। 33 सेंटीमीटर ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। 10 मीटर को बदलेंगे तो वो आपका हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। 10 मीटर को बदला तो 1000 सेंटीमीटर। इसका अगर आयतन निकालेंगे तो 2250 गुणा 33 गुणा 1000 बटे, अब इसमें भी ये बोला गया कि 1/10 जो है वो सीमेंट द्वारा बना है। तो अगर 1/10 सीमेंट द्वारा बना है तो 9/10 तो डायरेक्ट ईंटों से बना होगा, तो इसमें 9/10 का गुणा कर दिया। ईंट की लंबाई चौड़ाई जो है वो 22, 15 और 9 बताई गई हैं। तो 2250 गुणा 33 और ये हो जाएगा आपका 900। जब इसको काटोगे 0 से 0 कट जाएगा, 900। ये नीचे आएगा 22 गुणा 15 गुणा 9, 15 से इसको काटेंगे 15, 150। 11 से काटोगे ये 2 बार और ये
3 बार, तो 3 900 2 9, ये 100 बार कट जाएगा, 2 से ये 75 बार कटेगा, तो 75 दिया 225 और 00। आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की मैं बात करूं तो 3:1 अनुपात है लंबाई चौड़ाई का, तो लंबाई मान ली हमने 3x और चौड़ाई मान ली 1x। परिधि 320 है तो फॉर्मूला 2l + b बराबर 320, तो 2 3x + 1x बराबर 320, 2 × 4x बराबर 320, तो x बराबर 320/8, x बराबर हो जाएगा 8 × 32 40। x का मान 40 आ गया, उठा के वापस रखेंगे तो जो लंबाई है जो l है वो 120 निकलेगी, जो चौड़ाई है वो 40 निकलेगी। अब इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, रास्ते को बनाने का कुल खर्च कितना है? भीतरी दीवार की ओर, अब पार्क की भीतरी दीवार की ओर 2 मीटर रास्ता चौड़ा बनाया, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, भीतर की तरफ बनाया गया है। तो जब भीतर की ओर बनता है तो फॉर्मूला क्या होता है? l + b - 2x। 2 × 2, रास्ते की चौड़ाई x मान ली है, ये 120 40 माइनस का 2 × 2 4 160 माइनस का 4 4 × 154, 4 × 16 की 6, हासिल लगी 1, 4 × 5 = 20 और 1 21, 1 21 हासिल 2, 4 एकम 4 तो 616। 616 में बाद में 1.5 का गुणा करना, तो 3/2 का हमने गुणा कर दिया खर्चा निकालने के लिए। 3 0 8 8 3 24, 3 3 का 9, 900। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, ये यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये जो आपका 4 × 156 आएगा, और इसमें गुणा करना है 1.5 का, तो 3/2 से कर दिया, 2 से काट लिया, तो 3 दूनी 6, 6 × 156, 6 चक्का 36 की 6 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33 हासिल लगी 3, 6 एकम 6 936। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रीजनिंग के सवाल हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद ही कर लेंगे, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ क्या रीजनिंग के सवाल हैं ये। तो इसमें देखा जाए तो 33 और 28 में 5 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, फिर 3 का अंतर होगा, फिर 2 का होगा, इस हिसाब से यहाँ पे 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं जो पहले 2 शब्दों में से किसी न किसी प्रकार से संबंध है, तो अगला छांटना है। धागा से कपड़ा बनता है, तार से जाली बन जाती है। अगर धागे की तरह कपड़े को आप बुनोगे और तार को उसी तरीके से बुनोगे तो जाली बन जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आपके बाएं से 17वें के बाएं? तो इसमें करना क्या होता है, जब एक जैसे शब्द आते हैं तो घटा दिया जाता है, तो 17 में से 15 जाएगा, बचेगा 2, और दोनों शब्द जो थे वो बाएं थे, तो बाएं से 2। अब उसमें ऊपर से ये और बोला गया कि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी हो, तो बाएं से मतलब शुरुआत से 2, ऊपर से उल्टी हो, तो Z/X इस तरीके से तो लिखा जाएगा। तो दूसरे नंबर पे कौन आ गया? बाई, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। X तथा बाई भाई हैं। X की बहन Z है, Q का भाई P और बाई की बेटी Q है। बाई की बेटी Q है और Q का भाई जो है वो P है। P का चाचा कौन है? तो P का चाचा जो है वो X है, क्योंकि Z तो बुआ हो जाएगा, तो P का चाचा X है आंसर। यदि दक्षिण पूर्व, अब इसको समझना है इस वाले सवाल को, ये हैं आपकी ओरिजिनल वाली दिशाएं, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये आपका पश्चिम है। यदि दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है, दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है, ये दक्षिण पूर्व है, इसके बीच वाला एरिया बता रहे हैं पूर्व बन जाता है, तो ये बन गया है क्या? पूर्व।
उत्तर पश्चिम पश्चिम बन जाता है, तो इसके अपोजिट में ये वाली जो जगह है ये आपकी क्या बन जाती है, पश्चिम बन जाती है। दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाता है। अब ये जो एरिया है ये दक्षिण बन जाता है, तो ये उत्तर बन जाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर इस तरीके से दिशाएं परिवर्तित हों तो उत्तर क्या बन जाएगा, तो जो ओरिजिनल वाला उत्तर था यही तो है। अब वो आ रहा है दो दिशाओं के बीच में, कौन सी दो दिशाएं, एक पश्चिम और एक उत्तर, तो वो बन गया उत्तर पश्चिम, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसको शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।